साथियों, मैं प्रमोद पासवान स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म साइंस वैक्सीन। क्या हाल चाल है आप सभी का? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। टॉपिक है हमारा, जैसा कि इससे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में कुछ प्रकार, जैसे हम लोग संयोजन को, वियोजन को और वियोजन में प्रकाशिकीय अपघटन को, और उसके बाद ऊष्मीय अपघटन को, उसके बाद विद्युत अपघटन को पढ़ चुके हैं। उसके बाद विद्युत रासायनिक श्रेणी को भी पढ़ चुके थे, और विद्युत रासायनिक श्रेणी में एकल विस्थापन और द्विविस्थापन को पढ़ चुके थे। द्विविस्थापन हम लोग किस प्रकार पढ़ रहे थे? द्विविस्थापन में प्यारे साथियों, हम लोगों ने देखा कि द्विविस्थापन में क्या हो रहा था। इसमें जब कभी दो या दो से अधिक धातु के उनके यौगिक रहेंगे, मतलब धातु सॉल्यूशन फॉर्म में रहेगा, विलयन फॉर्म में रहेगा, तो उसमें जो दोनों धातुओं के जो आयन हैं वो परस्पर विनिमय हो जाते हैं। विनिमय का मतलब होता है, मतलब अदला बदली हो जाते हैं, और अदला बदली के परिणाम स्वरूप जो रिजल्ट मिलता है, ऐसे विक्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, सोडियम सल्फेट को जब हम लोग बेरिलियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, सोडियम सल्फेट मीन्स Na2SO4 को BaSO बेरिलियम क्लोराइड के साथ, मेरे साथी, BaCl2 के साथ अभिक्रिया करें। देखिए क्या होने वाला है। इसमें जो इसके आयन हैं वे परस्पर विनिमय हो जाएंगे। मीन्स यह जो Ba है यह Na के स्थान पर आएगा, और जो Na है यह कहाँ आएगा? Ba का स्थान पर। तो क्या होने वाला है आगे रिजल्ट? यदि Na के स्थान पर प्रतिस्थापित करते हैं हम Ba को, तो क्या होगा? BaSO4 और प्लस, आगे रिजल्ट क्या होने वाला है? सोडियम की मात्रा 2 भाग है, क्लोरीन की मात्रा 2 भाग है, तो 2 भाग हमारा बनेगा 2NaCl प्यारे साथियों। मीन्स जब हम लोग सोडियम सल्फेट को बेरिलियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराएं तो बेरिलियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना। फिर अगले रिएक्शन के बारे में बात करें प्यारे साथियों, तो हम AgNO3 को KCl के साथ अभिक्रिया कराएं। AgNO3 को KCl के साथ, यहाँ पर भी सेम रिएक्शन। मीन्स Ag कहाँ पर आएगा? K के स्थान पर, और K कहाँ आएगा? Ag के स्थान पर। इस प्रकार क्या बनेगा? तो AgCl और प्लस KNO3। इसका नाम सिल्वर नाइट्रेट, क्या नाम है? सिल्वर नाइट्रेट। इसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। और आगे क्या बना है? तो प्यारे साथियों, सिल्वर क्लोराइड, और इसका नाम है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। ये तो जो हमारा रिएक्शन था, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे विद्युत रासायनिक श्रेणी में एकल विस्थापन, द्विविस्थापन के कुछ और इम्पोर्टेंट रिएक्शन आप लोग के सम्मुख पेश किए। अब हम लोग की अगला कदम रहेगा रासायनिक अभिक्रियाओं में अगला प्रकार, जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। मीन्स ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अगला प्रकार है ऊष्मा
क्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। प्यारे साथियों, इसको हम लोग कैसे समझ रहे होंगे, तो ऊष्माक्षेपी मीन्स कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो उत्पाद तो बनती हैं, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा को निर्मुक्त करती हैं। मीन्स जब दो या दो से अधिक पदार्थों को लेकर के हम लोग रिएक्ट कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें जो तीसरा पदार्थ बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। लेकिन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ ऊर्जाएं निर्मुक्त होंगी, कुछ ऊष्मा निर्मुक्त होंगी, और जिस रिएक्शन में ऊष्मा निर्मुक्त होता हुआ हम लोग देखेंगे, ऐसे ही अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोल रहे होंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मीन्स वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा निर्मुक्त होती हो। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें कार्बन को, कार्बन न बोल के इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेफाइट बोलेंगे, क्योंकि कार्बन के अनेक अपर रूप हैं। ग्रेफाइट है, हीरा है, फ्लोरेंस है, अनेक कार्बन के अपर रूप है। मीन्स अपर रूप क्या होते हैं, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परास्थाओं में पाया जाना अपर रूपक कहलाता है, जिसमें उसका भौतिक जो गुणधर्म होता है और रासायनिक गुणधर्म होता है, इनमें कुछ अंतर देखने को मिलता है। तो कार्बन को वायु के साथ यदि ऑक्सीजन के साथ यदि अभिक्रिया कराएं तो होता क्या है, कंफर्म है क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। परंतु इस केस में प्यारे साथियों, जब हम लोग ग्रेफाइट को वायु के साथ रिएक्ट कराएंगे, वायु के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा प्रोडक्ट रहेगा, परंतु इस प्रोडक्ट के साथ साथ 94 किलो कैलोरी ऊर्जा निर्मुक्त होती है, ऊष्मा निर्मुक्त होती है। फिर हम बात करें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में। प्यारे साथियों, ऊष्मा शोषी मीन्स कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको संपन्न कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जैसा नाम वैसा काम। ऊष्मा शोषी, शोषी मतलब होता है सोखने वाला, मीन्स ग्रहण करने वाला। किसको ग्रहण करने वाला, ऊष्मा को। अर्थात इस प्रकार की अभिक्रिया में जो रिएक्टेंट रहेंगे किसको ग्रहण करेंगे, तो ऊष्मा को ग्रहण करेंगे। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल को क्लियर करें प्यारे साथियों, तो जब हम लोग नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है। जब नाइट्रोजन को किसके साथ, जब नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है। परंतु इस केस में होता क्या है, जब तक इन अभिकारकों को हम ऊष्मा नहीं देंगे तब तक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से क्या नहीं बनने वाला है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नहीं बनने वाला है। तो इस केस में इसको हम लोग ऊष्मा देंगे। तो जब हम लोग ऊष्मा दे रहे होते हैं तो उस केस में हम लोग उत्पाद की तरफ माइनस का साइन प्रयोग करते हैं, और जब ऊष्मा रिलीज हो रहा होता है तो उस केस में हम लोग साइन पॉजिटिव का प्रयोग करते हैं। मीन्स जब उत्पाद से
ऊर्जा निर्मुक्त होती है तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और जब अभिक्रिया को कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है तब हम लोग उत्पाद में माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, नहीं तो अभिकारक में किसका प्रयोग करते हैं, प्लस का प्रयोग करते हैं। इस केस में इसको देते हैं 45 किलो कैलोरी ऊष्मा। मीन्स नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ संयोग कराने के लिए 45 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तब जाकर के क्या बनता है, नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। इस अभिक्रिया को हम लोग दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं, किस प्रकार इसको संपन्न कराते हैं, सुनेंगे, सीखेंगे। हाँ, जैसे मैथ में हम लोग पक्षांतर नियम पढ़ते हैं, जैसे कह दें x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, यदि x का डाटा निकालें तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस का y। मीन्स बराबर के इधर कोई पद होता है पॉजिटिव होता है, जब बराबर के बाद भेजते हैं तो क्या होता है, निगेटिव होता है। तो कोई बुक में इसको इस प्रकार के लिख देगा, N2 प्लस O2 फॉरवर्ड रिएक्शन 2NO, और यहाँ पर लिख देगा माइनस, साइन का प्रयोग कर देगा माइनस, क्योंकि ये जो तीर होता है यह बराबर का काम करता है, तो यह उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 45 माइनस 45 किलो कैलोरी। ठीक इसी प्रकार यदि कार्बन को गंधक के साथ मीन्स सल्फर के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो CH2 बनता है, और इस केस में इसको कितना चाहिए होता है, तो इसको इतना कैलोरी ऊष्मा चाहिए होता है। अब हम बात करेंगे अभिक्रिया का अगला प्रकार। अभी तो हम लोगों ने क्या सीखा, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, वो अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा निर्मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाता है। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया वो अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऐसी अभिक्रियाओं को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब अभिक्रियाओं के अगले प्रकार की ओर हम लोग एंट्री करेंगे। अगला प्रकार है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, फिर अपचयन अभिक्रिया, और अंततोगत्वा हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑक्सीकरण रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ध्यान रहे प्यारे साथियों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दो कॉन्सेप्ट है, एक प्राचीन कॉन्सेप्ट, एक आधुनिक कॉन्सेप्ट। प्राचीन कॉन्सेप्ट में क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा होता है। मीन्स यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन का जुड़ा हो रहा है, तो बेहिचक हम लोग कह सकते हैं जो अभिक्रिया होती है वो अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। यदि ऑक्सीजन हमें नहीं दिख रहा है, उस अभिक्रिया में हाइड्रोजन दिख रहा है और हाइड्रोजन जुड़ता हुआ दिख गया, देखिए ऑक्सीकरण, करण हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का। करण मतलब होता है जुड़ा होना, जैसे नामकरण, नाम का कंटिन्यू, जुड़ा होना। ठीक उसी प्रकार ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का करण होना, ऑक्सीजन का जुड़ा होना ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। और ऑक्सीजन नहीं मिला किसी अभिक्रिया में तो हम लोग हाइड्रोजन को देख लेते हैं, तो हाइड्रोजन का निष्कासन, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन निकल रहा है और नहीं तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो प्राचीन कॉन्सेप्ट है, ओल्ड कॉन्सेप्ट है। मीन्स ऑक्सीजन का क्या होना, जुड़ना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऑक्सीजन का जुड़ना अथवा हाइड्रोजन का
निष्कासन मीन्स निकलना। शॉर्ट में हम लोग कैसे इसको समझेंगे, ध्यान रहे, प्राचीन कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन का क्या होता है, या तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता हुआ दिख जाए और नहीं तो हाइड्रोजन निकलता हुआ दिख जाए, और जब इन दोनों केसों में से कोई भी केस आ जाएगा, कोई भी एक केस आ जाएगा, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। लेकिन यह अभिक्रिया ओल्ड है, ज़्यादा बेनिफिट इससे नहीं है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन आए और नहीं तो कौन आए, हाइड्रोजन आए। बहुत सी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हैं जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो इस केस में प्राचीन जो कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन का, वह क्या होता है, वह एक प्रकार से फेल होता हुआ दिखता है। अब हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक कॉन्सेप्ट मीन्स आधुनिक परिभाषा किसका, ऑक्सीकरण का आधुनिक परिभाषा, आधुनिक परिभाषा। तो प्यारे साथियों, आधुनिक परिभाषा एकदम आसान सा है, क्योंकि हमें पता है जो एलिमेंट्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनमें धातु, अधातु, उपधातु वगैरह पाए जाते हैं। मीन्स चालक, अचालक और अर्धचालक होते हैं। जो चालक होते हैं, जो धातु होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागने का काम करते हैं, और जो त्यागते हैं वे धनायन बनाते हैं। मीन्स यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो उसमें किसकी वृद्धि हो रही है, इलेक्ट्रॉन माइनस होते हैं वो निकल रहा है, तो उसके अंदर, उस परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की वृद्धि हो रही है। इस केस में कह दिया जाता है कि वह इलेक्ट्रॉन को त्यागने के परिणाम स्वरूप उस पर पॉजिटिव आयन आया है। और कोई ग्रहण करता है तो उस पर कंटिन्यू ऋणायन की वृद्धि होती है। तो इस केस में कहा जाता है जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो उस केस में उस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो आधुनिक परिभाषा एकदम आसान है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो रहा है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। त्याग मतलब क्या करता है, निष्कासन। यदि किसी केमिकल रिएक्शन में हम लोग देखें कि कोई एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि उस एलिमेंट्स का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्योंकि ऑक्सीकरण का सिंपल फंडा, यदि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है तो उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम कहें हमारे पास सोडियम परमाणु है, क्या है, सोडियम परमाणु है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक प्यारे साथियों, परमाणु क्रमांक सबको पता होगा। परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है, इसका होता है 11 नंबर पर। 11 नंबर पर कौन होता है, सोडियम होता है। यदि बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका करें, बोर के अनुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, मीन्स 2n² के हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, तो Kl इस बात को तो हम लोग 9th में सीखे हैं, पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8, बच रहा है कितना, 1। अष्टक इसको पूरा करना है, तो इससे पहले का जो कोष है इसका अष्टक पूरा है, तो इसलिए यह एक इलेक्ट्रॉन को कह रहा होगा यदि त्याग दे, मीन्स 7 को तो इसको कोई देगा नहीं ताकि इसका अष्टक पूरा हो जाए। तो इसके मन में ऐसा भावना आ रहा है कि यदि यह एक इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं होता तो इसका अष्टक क्या होता, पूरा होता। इसलिए यह एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने का काम करेगा। क्यों, क्योंकि कोई भी एलिमेंट चाहता है तो उसका क्या रहे, अष्टक पूरा रहे। जिस प्रकार हर एक इंसान चाहता है कि हम क्या रहें, सर्व समृद्धि रहे हमारे पास, मतलब सब कुछ रहे, हमें काम करने की आवश्यकता ना हो। ठीक उसी प्रकार ये लोग भी चाहते हैं कि हम जिस फॉर्म में रहें, जहाँ पर भी रहें, निष्क्रिय रहें, मतलब किसी के साथ लेन देन, मतलब किसी के साथ अभिक्रिया न करें। तो इस केस में एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, कौन त्यागेगा, एक इलेक्ट्रॉन आगे जाकर के अष्टक पूरा करने के लिए कौन त्यागेगा, तो सोडियम त्यागेगा। जब सोडियम त्यागेगा, क्या त्यागेगा, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। जब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन ऋणायन होते हैं, तो इसके बाहरी कोष में कितना बच जाएगा, यदि इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 8 बच जाएगा। मीन्स जब त्यागेगा तो इस पर क्या आएगा, धनायन आएगा। क्यों धनायन आता है, थोड़ा सा बेसिक रूप से हम लोग सीखें। जो सोडियम है इसका परमाणु क्रमांक 11 है, अर्थात 11 जो होता है, एक फार्मूला होता है, जितना Z होता है उतना ही E होता है, उतना ही क्या होता है, P होता है। मीन्स जितना परमाणु क्रमांक होता है, जितना परमाणु क्रमांक होता है उस तत्व का, उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उस तत्व में उतना ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। उस तत्व में उतना ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं।
मीन्स सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 11। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 11, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक कितना है, 11। तो जिस तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उस तत्व के अस्थायित्व के लिए उसमें उतना ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि जितना ऋणावेश रहेगा किसी तत्व पर उतना ही धनावेश रहेगा, तभी उसका अस्तित्व रहेगा, तभी वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा। तो जितना परमाणु क्रमांक उतना ही इलेक्ट्रॉन, उतना ही क्या होते हैं, प्रोटॉन। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, किससे, सोडियम से। सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 में से 1 निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, 10। क्या हमने प्रोटॉनिक विन्यास किया, क्या हमने प्रोटॉनों को अलग किया, तो नहीं। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हुई, 11। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, 10। 11 10 से कितना अधिक है, तो आपको क्या बताएंगे, 1 अधिक है। और कौन अधिक है, तो प्रोटॉन अधिक है। मीन्स प्रोटॉन 11 बच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन 10 बच रहे हैं, तो प्रोटॉन तो 1 अधिक है। और किससे अधिक है, इलेक्ट्रॉनों से अधिक है। इसलिए सोडियम पर 1 इलेक्ट्रॉन निकलने से इस पर प्रोटॉन की वृद्धि हो जाती है, इसलिए सोडियम पर क्या होता है, एक धनावेश आता है। अब यहाँ पर कोई कहे कि सोडियम के साथ ऐसा क्या हुआ, तो आप लोग देख कर बताइए। तो सोडियम के साथ जो सोडियम है 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, और जब त्यागा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, तो सोडियम का प्यारे साथियों क्या हो रहा है, सोडियम का क्या हो रहा है, तो आप लोग क्या बताएंगे, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस अभिक्रिया को जो सोडियम के साथ हाइपेंड हो रहा है, इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब हम लोग बात कर लें अपचयन अभिक्रिया का। तो अपचयन में क्या होता है प्यारे साथियों, ध्यान रहे, अपचयन में क्या होता है, अपचयन, हाँ प्यारे साथियों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। उपचयन, अपचयन अभिक्रिया। यदि हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया समझने में सक्षम हुए, अर्थात हमें पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण अभिक्रिया समझ में आ गई, तो इसका ठीक उल्टा, ठीक विपरीत जो रिडक्शन रिएक्शन होती है उसका प्रॉपर्टीज होती है। हमने क्या सीखा ऑक्सीकरण में, हमने सीखा ऑक्सीजन का जुड़ना, मीन्स ऑक्सीजन का जुड़ाव। इसमें हम लोग, इसमें भी 2 कॉन्सेप्ट सीखेंगे प्यारे साथियों, इसमें भी 2 ही कॉन्सेप्ट, एक प्राचीन ओल्ड और एक आधुनिक। तो इसमें क्या होता था, ऑक्सीजन का जुड़ना, लेकिन इसमें ऑक्सीजन का क्या होगा, निष्कासन होगा, ऑक्सीजन का निष्कासन। इसमें हाइड्रोजन का निकलना, परंतु इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का जुड़ाव। अर्थात जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन निकलता हुआ दिख जाए, तो उस रिएक्शन को हम लोग बोल सकते हैं कि कौन सा अभिक्रिया है, अपचयन है। नहीं तो, अथवा हाइड्रोजन जुड़ता हुआ दिख जाए तो भी कह सकते हैं वो क्या है, अपचयन है। मीन्स चाहे यह केस, चाहे यह केस, चाहे हाइड्रोजन जुड़े, चाहे ऑक्सीजन निकले, दोनों ही केस में जो अभिक्रिया होगी, कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन। परंतु हमें सीखना है अपचयन का आधुनिक डिफिनेशन, करंट डिफिनेशन इसका क्या है, ध्यान रहे, आधुनिक इसका परिभाषा क्या है। तो साथियों सुनेंगे ध्यान से। ठीक इसका विपरीत आधुनिक परिभाषा, ऑक्सीकरण का इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा था, इसमें क्या होगा, ग्रहण होगा। जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तो इस केस में कह सकते हैं कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, उस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। तो एग्जाम्पल को हम लोग क्लियर करें, सपोज हम कहें कि हमारे पास है क्लोरीन, मीन्स क्लोरीन चौथे नंबर पे है, 17 नंबर पर। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 2n² के हिसाब से, KLMN 2 8 18 32, तो 2 8 टोटल कितनी हुई, 10 है। किसके पास, कितना है इसके पास, 17, बच कितना रहा है, 7। बताएंगे प्यारे साथियों, इसको अष्टक पूरा करना है, इसको अष्टक पूरा करना है। बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, क्या इस 7 को डोनेट करेगा, तो नहीं, क्योंकि जिसके बाहरी कोष में या तो 1 इलेक्ट्रॉन, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 3 इलेक्ट्रॉन होता है, सदैव वे ही त्याग करते हैं और त्याग करके धनायन बनाते हैं।
जिसके बाहरी कोश में चार्ज होता है वह त्याग सकता है और ग्रहण भी कर सकता है, और जिसके बाहरी कोश में 5, 6 और 7 होते हैं वह सदैव क्या करता है, ग्रहण करता है। तो जो त्यागता है वह क्या बनाता है, पॉजिटिव आयन बनाता है, और जो ग्रहण करता है वह क्या बनाता है, निगेटिव आयन बनाता है। जो त्यागता है और ग्रहण करता है दोनों केस मीन्स अगला त्यागने वाला है तो जिसके बाहरी कोश में 4 रहेगा वो ग्रहण करेगा, और अगला ग्रहण करने वाला है तो जिसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा वो त्याग देगा। और ऐसा नेचर कार्बन और उसके परिवार है, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, लेड है, टीन है, मीन्स कार्बन के जो भी परिवार हैं वे सभी त्यागने और ग्रहण करने दोनों का काम करते हैं। और जो तत्व ऐसा प्रवृत्ति रखता है ऐसे तत्वों को हम लोग अर्धचालक कह रहे होते हैं। मीन्स अर्धचालक क्या होते हैं, अर्धचालक वे तत्व होते हैं जो चालक और अचालक के बीच के कड़ी होते हैं। मीन्स यदि ताप बढ़ाएं तो अचालक के काम करेंगे और ताप घटाएं तो अचालक के काम करेंगे। तो इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है तो यह चाहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन इसको कोई दे दे जिससे इसका स्टक क्या हो जाए, पूरा हो जाए। कौन चाहेगा, तो क्लोरीन चाहेगा। कितने इलेक्ट्रॉन चाहेगा स्टक पूरा करने के लिए, 7 है, खुद के इसके पास कितने हैं, 7 हैं, तो कितना चाहिए इसको, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और जब इस पे इलेक्ट्रॉन आएगा, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन नेचर में कैसा होता है, निगेटिव होता है। इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 प्रोटॉन है। क्यों, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है। अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एडवांस आ रहा है, इलेक्ट्रॉन 17 से कितने हो रहे हैं, 18 को ग्रहण किया इलेक्ट्रॉन को 1, और इलेक्ट्रॉन चार्ज में कैसे होते हैं, माइनस होते हैं। तो बताएंगे यह ग्रहण किया इलेक्ट्रॉन को कि त्यागा, तो आप लोग क्या बताएंगे, ग्रहण किया है। क्या किया है, ग्रहण किया है। और जब ग्रहण किया है तो इसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हम लोगों ने बस यही सीखा मिलजुल करके कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। रिकॉल करें, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का 2 कॉन्सेप्ट है, एक प्राचीन कॉन्सेप्ट और एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट, एक आधुनिक कॉन्सेप्ट। प्राचीन में क्या होता है, या तो ऑक्सीजन जुड़ता हुआ दिख जाए किसी अभिक्रिया में, और नहीं तो हाइड्रोजन का निष्कासन होता हुआ दिख जाए। और आधुनिक में क्या होता है, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो क्या होता है, वह उसका ऑक्सीकरण होता है। अपचयन का क्या होता है, या तो ऑक्सीजन निकलता हुआ दिख जाए और नहीं तो हाइड्रोजन जुड़ता हुआ दिख जाए। और आधुनिक इसका परिभाषा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे साथियों ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से और केमिस्ट्री को बढ़िया से सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यह टॉपिक है। कौन सा टॉपिक, तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, जिसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया जिसको रेडॉक्स या अपचयोपच, नाम थोड़ा सा अजीब है, अपचयोपच अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, या अपचयोपच अभिक्रिया क्या होती है, या अपचयन उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण के साथ साथ क्या होता हो, अपचयन होता हो। मीन्स ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण के साथ साथ अपचयन होता हो, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग ऑक्सीकरण अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयोपच अभिक्रिया कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे बेस्ट तरीके से समझने वाले हैं, सेल का एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। जो सेल होती है, सेल के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन ही होता है। मीन्स किसी भी सेल में, किसी भी बैटरी में आप लोग देखते होंगे 2 टर्मिनल होता है, मतलब 2 प्लेट होता है, एक प्लस और एक माइनस। किसी भी सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। मीन्स एक एनोड का काम करता है और एक किसका काम करता है,
कैथोड का काम करता है। तो यहाँ पर हम लोग का मेन टारगेट रहेगा सेल को समझना। सेल को यदि हम समझ लेंगे तो सेल के साथ साथ हम लोग एकदम आसान से भाषा में सीख लेंगे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को। तो हम यहाँ पर सेल में कौन सा सेल पढ़ेंगे? सेल अनेक प्रकार के होते हैं। संचायक सेल होता है, लैक्लांसी सेल होता है, शुष्क सेल होता है, डेनियल सेल होता है, बोल्टी सेल होता है, अनेक सेल होते हैं, जिसमें से हम लोग लेने वाले हैं बोल्टी सेल को, जिस पर बोल्टता लिखा हुआ था है। यह सेल इतना बोल्ट का है, यह सेल इतना बोल्ट का है, तो हमारा मेन टारगेट है बोल्टी सेल को। बोल्टी सेल को हम लोग यूं ही क्लियर करेंगे त्यों ही हमारा ऑक्सीकरण अपचयन मीन्स रेडॉक्स अभिक्रिया क्लियर हो जाएगा। बोल्टी सेल क्या है? एक बोल्टा नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बोल्टी सेल का क्या किया? निर्माण किया। और विभव का मात्रक है। विभव का मात्रक क्या होता है? बोल्ट होता है। उन्हीं के नाम पर पड़ा है बोल्टी सेल। इसमें होता क्या है प्यारे साथियों कि कोई भी सेल होता है उसमें दो क्षण होते हैं, एक एनोड का और एक कैथोड का। तो सेल का हम निर्माण यहाँ पर पढ़ रहे हैं। हमारे पास दो पात्र हैं और इसमें हम लोग दो छड़ का प्रयोग कर रहे हैं। अब ध्यान रहे, क्या किसी भी छड़ का प्रयोग कर सकते हैं? तो नहीं। बोल्टी सेल के निर्माण के लिए दो छड़ का प्रयोग किया जाता है। छड़ किसका किसका रहेगा? छड़ रहेगा प्यारे साथियों जिंक का और कॉपर का। यह जो छड़ है यह जिंक का छड़ है। किसका छड़ है प्यारे साथियों? तो क्या बताएंगे आप लोग? यह जिंक छड़ है। और यह कौन सा छड़ है? यह है कॉपर छड़ है। अब इसको, इन छड़ों को इसी के विलयन में डुबोते हैं। सेल बनाने की पहला सावधानी यही है, जो छड़ रहेगा उसको उसी के विलयन में डुबोया जाएगा। तो इसमें हम विलयन भरे हुए हैं, इसमें विलयन भरे हुए हैं। इस विलयन का नाम है, क्या नाम है इस विलयन का? इस विलयन का नाम ZnSO4 जिंक सल्फेट। और इसमें डुबोए हुए हैं, किस विलयन में डुबोए हुए हैं? तो जो छड़ है उसी का सल्फेट रहेगा, मीन्स कौन सा? CuSO4 कॉपर सल्फेट। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग धारामापी लगा देते हैं, मीन्स कितना इसमें करंट फ्लो हो रहा है। धारामापी को अंग्रेजी में गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, जिसको G से लिखते हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग लवण सेतु का प्रयोग करते हैं, जिसमें जैली वगैरह भरी जाती है, KCl वगैरह भरी जाती है, पोटेशियम क्लोराइड भरी जाती है। इसकी दक्षता को बढ़ाने के लिए, सेल की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इसमें क्या भरा जाता है? KCl भरा जाता है। क्योंकि अलग अलग सेल अलग अलग कीमत के होते हैं। जिस सेल की जितना ही कैपेसिटी होती है उसका मार्केट में उतना ही हाई रेंट होता है, और जिसकी जितना ही लो कैपेसिटी होती है उसका मार्केट में उतना ही लो प्राइस होता है। तो इसमें होता क्या है? कौन एनोड है कौन कैथोड है, मीन्स कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। तो इस बोल्टी सेल को समझने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। वह कॉन्सेप्ट है प्यारे साथियों लोन। वह कॉन्सेप्ट कौन सा है? लोन, LOAN। सुनेंगे L फॉर लेफ्ट, जो छड़ लेफ्ट में है, ये तो राइट में है, ये कहाँ है? लेफ्ट में। जो लेफ्ट में है उसी का होगा ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? इसका होगा ऑक्सीकरण। क्या होगा प्यारे साथियों? ऑक्सीकरण। और उसी का नाम रहेगा ए फॉर एनोड और C से कैथोड। तो इसका क्या नाम होगा? ए फॉर एनोड। और N फॉर होता है निगेटिव, और यह छड़ कैसा रहेगा? निगेटिव रहेगा। इसका ठीक जो राइट में दिख रहा है इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है? अभी हम लोग सीखेंगे और सीख भी चुके हैं। यही से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? त्याग होगा। तो यह इसका हो रहा है ऑक्सीकरण, तो इस पर होगा गुड। क्या होगा? अपचयन। यह है एनोड। तो किसी सेल में दो ही छड़ होते हैं, एक एनोड का तो एक कैथोड का। तो
कॉपर का क्षण क्या होगा, कैथोड। यह है निगेटिव, तो कॉपर का क्षण क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं हम लोग, इसकी क्रियाविधि को स्टार्ट करते हैं, ध्यान रहे। जब हम इस परिपथ को पूर्ण कर लेते हैं तो इसका नेचर क्या है, ऑक्सीकरण। मीन्स यह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग करेगा। और किस प्रकार त्याग करेगा, तो हम लोग देखें एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर क्या हो रहा है। तो एनोड किसका क्षण है, जिंक का क्षण है। तो जिंक क्या नेचर क्या है जिंक का, क्योंकि ऑक्सीकरण होगा तो जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 30वां नंबर पर है कौन, जिंक। इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा कौन, जिंक, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इस पर कितने चार्ज आएगा, पॉजिटिव 2 आएगा, नो प्रॉब्लम। जिंक से इलेक्ट्रॉन त्याग होगा क्योंकि इस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण विक्रिया वह विक्रिया होती है जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग करता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं हो रहा है इस पर ऑक्सीडेशन, मीन्स ऑक्सीकरण हो रहा है। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलना प्रारंभ होते हैं, मीन्स अब यह जो छड़ है इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मीन्स धीरे धीरे यह जो छड़ होता है यह गलना प्रारंभ होता है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा है, निकल रहे हैं। प्यारे साथियों, जब 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा यहाँ पर तो ये भी तो धातु है, कॉपर क्या है, धातु है। जब यह धातु है तो धातु का नेचर नहीं होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, ग्रहण करे। तो शुरू में तो जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जो कॉपर छड़ है, इसका विरोध करेगा, इलेक्ट्रॉन का आने नहीं देगा। क्यों नहीं आने देगा, क्योंकि आप लोगों को पता है धातु कभी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करता है, और इलेक्ट्रॉन इस पर जा रहा है तो यही ग्रहण करने से विरोध करेगा। तो प्रेरण के दौरान जो इसमें कॉपर सल्फेट है यह टूट जाता है, कॉपर जो है यह डबल धनायन हो जाता है, और सल्फेट जो है वो क्या हो जाता है, डबल ऋणायन हो जाता है। तो कॉपर की जो छड़ है, कॉपर की जो यह सॉलिड छड़ है, ये तो इलेक्ट्रॉन का विरोध करता है, लेकिन जो इस विलयन में कॉपर सल्फेट है वो कॉपर धनायन में, और सल्फेट जो मूलक है वो ऋणायन में टूटा हुआ है। तो यह 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी त्याग चुका है, क्योंकि टूटा है तभी तो। ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, त्याग चुका है। इस केस में यहाँ पर देखेंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है, 2 को क्या है, धनायन है, और जो धनायन होता है वह किससे राग करता है, तो ऋणायन से। इधर कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, माइनस होता है, और है क्या है, धनायन है। अब इसको रिसीव करने पहुंचेगा, इस विलयन से ये जो कॉपर धनायन है ये रिसीव करने पहुंचेगा किसको, 2 इलेक्ट्रॉन को। तो यह इस विलयन से निकलकर छड़ पर आएगा, और ये भी छड़ पर आएगा। जो कॉपर छड़ था यह तो इलेक्ट्रॉन का विरोध किया, लेकिन अब यहाँ पर पहुंच गया, कॉपर धनायन पहुंच गया। कॉपर धनायन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके इस छड़ को कंटिन्यू कैसा बनाएगा, मोटा बनाएगा। तो इस पर किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, विजुअली माध्यम से देखिएगा आप लोग। किस पर, तो कैथोड पर। कैथोड पर किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है प्यारे साथियों, कॉपर डबल धनायन। कॉपर डबल धनायन किसको एक्सेप्ट कर रहा है, गुड, 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर रहा है, और आगे जा करके क्या बन रहा है, कॉपर छड़ पर यह क्या हो रहा है, उस छड़ को मोटा करता जा रहा है। मीन्स ऋणायन धनायन पा करके न्यूट्रल हो जाता है। तो इस केस में क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है, और इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग, अपचयन। क्यों अपचयन, क्योंकि इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है ऑक्सीकरण अपचयन को, मीन्स रेडॉक्स को। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, बीजगणितीय नियमानुसार इसको जोड़ते हैं और रेडॉक्स को समझते हैं। तो जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण के साथ साथ अपचयन होता हो, जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण के साथ साथ अपचयन होता है,
तो उसको हम लोग बीजगणितीय नियमानुसार प्रयोग करते हैं, उसको ऐड करते हैं, तो जो सेम होते हैं लेकिन कहाँ पर, अभिकारक में और कहाँ पर, उत्पाद में। जो एक जैसे होते हैं अभिकारक में और उत्पाद में, उनका प्रभाव आपस में क्या होता है, निरस्त हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, Zn है, यहाँ पर क्या है, Zn प्लस है। क्या यह सेम है? नहीं, यह परमाणु फॉर्म में है, यह आयन फॉर्म में है। क्यों आयन फॉर्म में है? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है। अब जब किसी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या ग्रहण करते हैं तो वह आवेशित हो जाता है। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कॉपर आयन फॉर्म में है, यहाँ पर क्या है, परमाणु फॉर्म में है। मतलब कोई एक दूसरे के बराबर नहीं है, सिर्फ बराबर है अभिकारक और उत्पाद में कौन, तो इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन से इस इलेक्ट्रॉन का प्रभाव क्या होता है, निरस्त हो जाता है। क्या बच रहा है अभिकारक में? अभिकारक में बच रहा है प्यारे साथियों Zn। और कौन बच रहा है अभिकारक में? तो बच रहा है कॉपर डबल प्लस। आगे जाकर के क्या बन रहा है, इधर क्या है, Zn डबल प्लस, और क्या बच रहा है, तो आगे जाकर के कॉपर। अब जो यह अभिक्रिया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो हम लोग क्या सीखे, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्या होते हैं, एक साथ होते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया, अपचयोपच अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। अब इसको हम लोग थोड़ी सी पोस्टमार्टम कर लें प्यारे साथियों, इसका हम लोग थोड़ी सी अपने शब्दों में इसको समझें कि इसके साथ ऐसा क्या हो रहा है। तो जो Zn था, कॉपर डबल धनायन था, जाकर के आगे Zn का बना, डबल धनायन बना, और कॉपर का हुआ, न्यूट्रल हुआ। प्यारे साथियों ध्यान समझिए इस बात को। शुरू में Zn था, आगे जाकर के Zn डबल धनायन बनाया। कोई एलिमेंट्स धनायन कब बनाता है, तो क्या बताएंगे, जब उससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निर्मुक्त होते हैं, रिलीज होते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन निकले होंगे इससे, 2 इलेक्ट्रॉन, तभी तो कितना धनायन आया है, 2 धनायन आया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, त्याग किया है। Zn पे कोई चार्ज नहीं था, आगे जाकर के 2 चार्ज हो गया है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है, इसलिए 2 प्रोटॉन इस पर क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यदि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आता तो हम लोग यहाँ पर कितना लिखते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग। यदि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग। और यहाँ पर देखेंगे ये प्लस है, इसको क्या चाहिए, ये प्लस है, इसको क्या चाहिए, प्लस को क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो 2 प्लस था, आगे जाकर के 1 को प्लस नहीं है, कब आ गया होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया होगा। तो इस केस में कभी कभी ऐसी अभिक्रियाएं दे देता है, तोड़ करके उसके आयनों में तोड़ देता है और कह देता है कि निम्नलिखित में से किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो हमें इसमें सिर्फ एक ही बात देखना होता है कि इस पर एक भी चार्ज नहीं था, बढ़ते 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 2 चार्ज हो गया है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है, इसमें 2 धनायन आया है और त्याग कर दिया है। तो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। इस पर कितने धनायन थे, 2 धनायन थे, बढ़ते 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 खत्म, मतलब 2 धनायन था, इतना बढ़ गया कि क्या हो गया, खत्म। तो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, ग्रहण कर लिया होगा। और जब ग्रहण कर लिया है तो डबल धनायन आगे जा करके 2 इलेक्ट्रॉन पा करके या न्यूट्रल इसको कर दिया है, तो इसका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचयन, इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण। और जहां पर जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं यह ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया आप लोगों को प्यारे साथियों भली भांति समझ में आया होगा। अब आप लोगों को टॉपिक में सिर्फ सिलेबस में सिर्फ 2 ही टॉपिक रह गया है, एक धातु का संक्षारण, विकृतगंधिता, और कैसे हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो इसके बाद यदि कभी टाइम मिल जाए तो एक क्लास में हमारा कैसे रासायनिक अभिक्रियाओं को बैलेंस करते हैं
वह टॉपिक रहेगी। और संक्षारण क्या होता है, संक्षारण की रोकथाम की प्रक्रिया क्या होती है, और एक इम्पोर्टेंट हेडिंग विकृत गंधिता क्या होता है उसको सीखेंगे। तो उम्मीद करते हैं यह टॉपिक समझ में आया होगा आप लोग भली भांति। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो लाइक के साथ साथ शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।